बिहार पुलिस ने चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी 72 घंटों के अंदर सुलझाने और इसके पीछे शूटर उमेश कुमार यादव समेत जो इसका मास्टरमाइंड था अशोक साव, इन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। लेकिन अब देखिए, सवाल पुलिस की थ्योरी पर उठ रहा है, उलझ चुका है सब कुछ। सवाल ये उठ रहा है कि जिस वारदात को अंजाम देने के लिए 1.5 महीने पहले रेकी की जाती है, प्लान बनाया जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है, बातचीत के लिए मोबाइल फ़ोन भी खरीदा जाता है और सिम कार्ड नया एक्टिवेट कराया जाता है, उसे अंजाम देने के लिए मास्टरमाइंड ने पिस्टल नौसिखिया के हाथ में कैसे दे दिया, यानी उमेश कुमार नौसिखिया था, उसके हाथ में कैसे मिल गया। जब इस घटना को अंजाम देने के लिए रेकी की गई तो क्या शूटर उमेश कुमार को ये नहीं पता था कि वो अपने जिस बाइक का इस्तेमाल इस वारदात को अंजाम देने के लिए कर रहा है, उसके नंबर के जरिए पुलिस बहुत ही आसानी से उसके घर तक पहुंच जाएगी। क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ही कॉमन वाली बात है। शहर शहर में जगह भर जो देखा जाए सीसीटीवी आजकल लगा होता है। इसके बाद भी वो मेन रोड से हत्या करने के बाद बहुत ही आराम से अपने घर जाता है, फिर उसके अगले दिन जेपी गंगा पर पहुंचता है, बाकी बच्चे पैसे लेता है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि हत्या में इस्तेमाल किया गया जो हथियार था, बाइक थी और जो उसने कपड़े पहन रखे थे, हेलमेट, यानी सब कुछ पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ये भी कह रही है कि साथ ही ज़मीन के कागजात में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसकी जांच अभी चल रही है। गोपाल खेमका को गोली उस वक्त दोस्तों मारी गई थी जब वो अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे, यानी घर का गेट खुलता फिर वो अंदर जाते। मैं 6 सेकंड में कार की खिड़की के शीशे पर जो है खेमका के सिर में एक गोली मारी गई थी और गोली भी एकदम से सटीक निशाने पर लगी थी। इसे देखकर वहां पर मौजूद जब पुलिस वाले जब बाद में पहुंचते हैं तो इसके पीछे पेशेवर शूटर पर संदेह होता है। लेकिन पुलिस जिस उमेश कुमार यादव को शूटर बता रही है, उसके आपराधिक इतिहास को अभी तक फिलहाल नहीं पाई है। नौसिखिया था वो। अब आप सोचिए, नौसिखिया के हाथ में पिस्टल और इतने बड़े उद्योगपति की हत्या के लिए वो आराम से अपने घर चला जाता है, हत्या करता है, चला जाता है। ज़्यादातर मामलों में अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में चोरी या फिर लूट की बाइक का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसका नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। लेकिन इस घटना में पुलिस ने जिस बाइक को बरामद किया है वो बाइक ही उमेश यादव के नाम पर रजिस्टर्ड थी, निबंधित थी। और इतना ही नहीं, जिस घटना के बाद पुलिस महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया, पूरा बिहार सरकार हिल गया, पुलिस चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी, उसके दूसरी सुबह उसी वक्त शूटर बेखौफ होकर फिर अपने घर से निकलता है। जेपी सेतु स्थित माला सलामी घाट है, वहां पहुंचता है। वहां आराम से मास्टरमाइंड अशोक साहब का इंतजार करता है। वहीं पर उसे सुपारी की जो बाकी रकम होती है वो भी मिल जाती है। अब सोचिए सब कितने आसानी से हो रहे, जैसे फिल्म चल रही हो कोई। और उसके बाद पैसे लेने के बाद शूटर आराम से अपने घर चला जाता है। वो कहीं भागने तक की कोशिश नहीं करता है। सोचिए कितनी सब चौंकाने वाली बात है। हालांकि बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि तमाम सबूत, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस समेत अन्य वैज्ञानिक तरीके से हुई जो जांच है, उसके बाद ही पुलिस शूटर और मास्टरमाइंड तक पहुंची है। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर पुलिस मुख्यालय में दरअसल वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले का पर्दाफाश किया था परसों शाम को। मीडिया कर्मियों के सामने पुलिस अधिकारी जब माइक वहां पर दर्जन भर लगे हुए थे तो एक मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि ऑडियो में, यानी जो ऑडियो सुना रहे थे, अशोक साव किसी की ज़मीन की खरीद की बिक्री को लेकर बहस कर रहा है। गोपाल खेमका का नाम भी उसमें लिया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ऐसी कई रिकॉर्डिंग मिली है जिसकी जाँच अभी फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन वो बहस किससे कर रहा था उसका नाम फिलहाल अभी पुलिस ने उजागर नहीं किया है। अब देखिए, नालंदा के रहने वाले मास्टरमाइंड अशोक साव पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 से दबोचा गया था। आसपास के लोगों में उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी थी। शहर के पौस इलाके में स्थित उदयगिरी अपार्टमेंट के आलीशान फ्लैट में बहुत ही आराम से वो रहता था। आसपास के लोगों के बीच में उसकी छवि एक नॉर्मल इंसान की होती है, जैसे हम और आप या फिर कोई भी रहता है। गोपाल खेमका हत्या के मामले में शूटर की गिरफ्तारी होने के बाद अब देखिए, बेउर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा पर भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। वो अभी इससे छूता नहीं है। पटना पुलिस ने जेल के अंदर अजय वर्मा से 3 दिनों में 3 बार पूछताछ की है। पहली पूछताछ उससे हुई थी शनिवार 5 जुलाई को। पटना पुलिस ने जब बेउर जेल में रेड मारी थी, 1.5 घंटा तक जेल में रहने के दरमियान करीब 20 मिनट तक कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा से पुलिस ने पूछताछ की थी। उसके बाद फिर अगले दिन यानी 6 जुलाई को पुलिस की टीम फिर जेल जाती है और दूसरे दिन भी पूछताछ करती है। और फिर उसके फिर नेक्स्ट डे यानी 7 जुलाई को पुलिस टीम एक बार फिर से बेउर जेल जाती है और अजय वर्मा से करीब 25 मिनट में
ताबड़तोड़ कई सवाल पूछती है। पूछताछ के दौरान बिहार एसटीएफ की टीम उस वक्त मौजूद थी और कई सारे सवाल किए गए। जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने गैंगस्टर अजय वर्मा से जो सवाल पूछे हैं उसमें पहला सवाल है कि गोपाल खेमका से आपका विवाद क्या था, गोपाल खेमका और आपके बीच में किस तरह का कनेक्शन था, आप दोनों के बीच में ज़मीन के प्लॉट को लेकर कोई मसला था, क्या उनकी हत्या में आपकी कोई भूमिका थी, हत्या की साजिश कब और कहां कैसे किन लोगों के साथ रची गई थी। ये भी पूछा गया कि गोपाल खेमका को गोली मारने वाला मेन शूटर कौन था, इसके लिए हथियार कहां से खरीदा गया, किसने लाकर दी थी, वारदात के वक्त शूटर के अलावा बाकीपुर क्लब से लेकर खेमका तक कितने लाइनर थे और उनका नाम क्या है, हत्या के पहले रेकी कितनी बार की गई, रेकी करने वाला कौन था। ये सारी बातें उस पूछताछ में पुलिस ने गैंगस्टर अजय वर्मा से भी की थी। पुलिस सूत्रों की माने तो गोपाल खेमका की हत्या में कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा की भूमिका तो है और इसी वजह से पहले दिन से ही पुलिस उसे अपने रडार पर ले रखी है। जेल के अंदर जाकर दबिश बनाई जा रही है और ऐसा माना जा रहा है इसके बाद ही ठोस लीड कोई मिल सकेगा। इसका फायदा ये हुआ कि पटना पुलिस की जांच जब उस पर दबाव बनाती है तो फिर पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ती है। अब जेल में अजय वर्मा से जो पूछताछ हुई है उसमें जांच टीम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए लंबी पूछताछ के लिए उसे भी रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है और बहुत जल्दी इसके लिए गैंगस्टर अजय वर्मा को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अपील भी की जाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अजय वर्मा ने सवालों के जवाब में जो कुछ बताया ये पूरी तरह से अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपने गैंग के कई लोगों के नाम और पते को उजागर किया है। फिर इसकी निशानदेही पर पुलिस अब अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई कर रही है। पटना सिटी के अलग अलग इलाकों में यानी अजय वर्मा से पूछताछ के बाद जो जवाब मिला उसके बाद पटना शहर के अंदर अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। इसके बाद गैंगस्टर अजय वर्मा के कनेक्शन के 5 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। गैंगस्टर अजय वर्मा के बारे में मैंने आपसे बताया था कि 90 के दशक में अजय वर्मा ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। अपने ही घर के सामने रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर पिंकू चौधरी की हत्या सबसे पहले उसने की। उसके बाद उसने पटना में अपराध, जो पटना का एक अपराध का वर्चस्व है, अपराध की दुनिया है, वहाँ वो एंट्री मारता है। पिंकू चौधरी और अजय वर्मा के बारे में कहा जाता है इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, इसीलिए उसने पिंकू चौधरी की हत्या कर दी थी और इसके बाद ही उसने हत्या करने के बाद एक जो होता है अपराध की दुनिया में एक नया नाम कमाना, उसने एक नया नाम अर्जित किया, कमाया या आप जो भी समझ लीजिए, फिर अपनी गैंग खड़ी करता है। अब जो इसका रिकॉर्ड है पुलिस के फाइलों में उसके हिसाब से देखा जाए तो शुरुआती सालों में अजय वर्मा पहले लोगों की सुपारी लिया करता था, लोगों की हत्याएं करता था और फिर शार्प शूटर बन गया और फिर किडनैपिंग, लोगों से छीना झपटी, इस तरह की तमाम वारदातें करने लगा। एक समय ऐसा आया जब अजय वर्मा का नाम बिहार के टॉप कुख्यात गैंगस्टरों के लिस्ट में शामिल हुआ। बिहार से लेकर झारखंड तक उसके गैंग का नेटवर्क फैल गया। फिलहाल वो इस वक्त पटना की जेल में बंद है और अभी उससे पूछताछ की जाएगी अगर उसकी रिमांड पुलिस को मिलती है तो। उसके भाई के बारे में कहा जाता है उसके बड़े भाई आईएफएस ऑफिसर थे, दूसरे बड़े भाई उसके वकील थे और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे। उसकी भाभी मौजूदा तौर में पार्षद भी हैं, वो भी नेता बनना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बड़ा गैंगस्टर बन गया। लेकिन इन सब चीज़ों को बताने का मतलब ये है कि अभी भले ही मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका हो अशोक साव, लेकिन इस केस को क्रैक पुलिस ने कर लिया है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब पटना के अंदर से, बिहार के अंदर से, सोशल मीडिया पर हर जगह ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जो दिख रहा है वो ऐसा है क्या? क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपको याद होगा पंजाब में जब सिद्धू मूसेवाला मारे गए थे, सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने करीब 1-1.5 साल से प्लानिंग किया था। कई बार वो मारने की प्लानिंग बनाता है, फेल होता है और फिर फाइनली उनको 28 मई 2022 को मार देता है। ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर 1 महीने के पहले प्लानिंग बनती है और एक शूटर हायर करने की कोशिश की जाती है। शूटर भी समझिए आम इंसान था, उसका कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं निकला है, वो भी पैसे लेता है और जाके सीधे गोली मारता है। एक ही गोली मारता है, गोली भी सही लगती है और वो मर भी जाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है। और फिर मारने के बाद वो निकल जाता है आराम से, अपनी बाइक से जा रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई पार्क में घूमने गया था और घूम के वापस अपने घर जा रहा हो। उसके अगले दिन वो बची हुई रकम वापस लेने आता है। वो आता तो आता ही है, मास्टरमाइंड देने भी उसको वहाँ पर आता है, सोचिए ना। और इन सब के बाद भी वो उस मास्टरमाइंड के फ्लैट में भी जाता है जहाँ पर वो बड़े आराम से रहते थे, और मास्टरमाइंड भी जो है वो आराम से अपने फ्लैट के अंदर बैठा रहता है। ये सारी जो कहानी अभी निकल कर सामने आ रही हैं, पुलिस तो कह रही है सच है और कहीं काफ़ी हद तक सच भी हो सकती है, लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं
इस कहानी पर सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो एनकाउंटर हुआ है विकास राजा का, या फिर जो उमेश यादव जो पकड़ा गया है, या पुलिस की जो थ्योरी अब निकल कर सामने आ रही है, क्या इस केस में वैसा कुछ है, अभी बहुत ऐसा कुछ छिपा हुआ है जो अभी सामने आने वाला है? अगर हम गैंगस्टर अजय वर्मा की बात कर लें तो अजय वर्मा को रिमांड पर लेने की बात की जा रही है। क्या उसका इसमें हाथ हो सकता है? क्योंकि अभी तक उसका भी हाथ है नहीं है, इस बात से उसके ऊपर जो शक की सुई घूम रही थी वो भी खत्म नहीं हुई है। तो तमाम सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिल जाएंगे। देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अपने विचार आप रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।